Law is not just a profession, it's a commitment to justice, integrity, and protection of rights. CLAT is a representation of the skills you want as a lawyer. क्या क्लैट क्रैक करने के लिए कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी काम चल सकता है? 70% लोग जो कोचिंग करते हैं उनका भी नहीं होता, इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना चाहता है। नहीं होती सबकी आदत। क्लैट ऐसा एग्जाम है, अगर आप सही से प्रिपरेशन करो तो 2 महीने भी बहुत हैं उसके लिए। तो क्लैट में 5 सेक्शंस होते हैं, 120 मिनट होते हैं आपके पास पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी गलती करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है कि सिर्फ पेपर दे दिया। थोड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल ही है, विच इज़ कि स्कूल वाली मैथ्स भी एक तरीके से याद ही करनी होती है आपको। 24 में से मेरे एक बार 12 नंबर भी आए थे एग्जाम से 1 हफ्ते पहले किसी मॉक में, बट एग्जाम में मेरे 24 में से 24 थे। जेई से भी ज़्यादा टफ बना देता है। इट्स नॉट दैट डीप। वेलकम टू स्विच टॉक। आज के एपिसोड में हम जिस प्रोफेशन की बात करेंगे वो है लॉ। सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनकी ऑल इंडिया रैंक आई थी 21 और वो अभी एनएलएस बेंगलोर के स्टूडेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर विपुल। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एट आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी ऑल्सो। तो आज हम विपुल से बात करेंगे किस तरह से इन्होंने क्लैट को क्रैक किया, क्योंकि करीब 80-90 हज़ार स्टूडेंट्स में से 21st रैंक लाना इज़ अ कमेंडेबल अचीवमेंट। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्या इन्होंने कोई कोचिंग ली या सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है? एग्ज़ाम के दौरान जब स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये मैनेज करना अपने आप में एक आर्ट है, सो वी विल लर्न फ्रॉम विपुल कि किस तरह से इन्होंने स्ट्रेस को मैनेज किया। फिर जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद कॉलेज काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा होता है, कॉलेज काउंसलिंग में इन्होंने क्या फैक्टर्स हैं जो कंसिडर किए, कौन सा कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है, देन कॉलेज लाइफ कैसी होती है, और उसके बाद जब आजकल लॉ में, क्योंकि अब सिर्फ लिटिगेशन या कॉरपोरेट लॉ की बात ही नहीं होती है, अब इसमें बहुत सारी नए फील्ड्स भी आ गए हैं। सो उनके बारे में भी हम जानेंगे विपुल से कि नए फील्ड्स कौन से हैं और आने वाले टाइम में एआई किस तरह से लॉ को चेंज कर रहा है। मतलब एज अ प्रोफेशन लॉयर जो हैं उस प्रोफेशन में एआई की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, किन चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए, उन सब के बारे में बात होगी। तो शुरू करते हैं विपुल से। सो विपुल, कहा जाता है कि लॉ इज़ नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ कमिटमेंट टू जस्टिस, इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो आपने कब डिसाइड किया कि आपको लॉ में करियर बनाना है? 9th 10th क्लास के अराउंड आप लोग सोचने लग जाते हो कि आपको क्या करियर चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लोगे। तो तब से ही मेरे को थोड़ा बहुत समझ आने लगा था कि मेरे को क्या नहीं करना। लाइक माई सिस्टर डिड हर जेई प्रिपरेशन, शी डिड वेरी वेल, शी इज़ इन IIT बॉम्बे राइट नाउ, बट आई रियलाइज दैट दैट इज़ नॉट द थिंग फॉर मी। प्लस मुझे ये भी था कि क्योंकि मेरे पेरेंट्स सीए हैं और मेरा हमेशा से बचपन से इंटरेस्ट भी रहा है थोड़ा कॉमर्स, फिनेंस, इस वाली फील्ड में। तो मेरे को इतना पता था मेजरली कि मेरे को साइंस नहीं लेनी और मैं कॉमर्स लूँगा। आर्ट्स का कभी बैकग्राउंड था नहीं और कभी इतना इंटरेस्ट भी था नहीं, तो इतनी सर्टेनिटी थी मेरे को कि मेरे को क्या करना है। फिर मेरी मदर ने भी मेरे को थोड़ा बोला, तो मेरे को ये इतनी क्लैरिटी थी धीरे धीरे 10th में आते हुए बिगनिंग में कि मेरे को साइंस तो नहीं लेनी, कॉमर्स लेनी है। एंड देन आई वुड गिव क्लैट and preferably give CLAT and CA foundation both and then choose depending on क्या कितना अच्छा होता है. This was my faint idea. But then as I started 10th की ending and 11th की beginning में, when I started going to coaching, when I started reading about it, तब मेरे को actually पता चला कि CLAT में होता क्या है, क्या skills required हैं, आगे क्या opportunity हैं. तो I got so engrossed in it that I decided law is the thing for me. तो मेरा more than law, liking law first, I liked CLAT first, and then I start because CLAT is a representation of the skills you want as a lawyer in a way. तो मेरे को धीरे धीरे वो समझ आया कि अभी तो फिर 11th की 1 आध महीने में समझ आ गया था कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू लॉ ओनली। वैसे तो आई हैड कॉमर्स मैथ्स विद मी विच आई स्टक विद इट फॉर 2 years, बट आई डिसाइडेड कि आई वॉन्ट टू डू अ लॉ एट दैट टाइम। ओके, सो एक एजेंसी है क्लैटपल्ट, जिसका एक सर्वे कहता है कि जितने भी स्टूडेंट्स क्लैट एग्ज़ाम देते हैं उसमें से 70% के आसपास कभी ना कभी कोचिंग लेते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्लैट क्रैक करने के लिए
कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी से भी काम चल सकता है? सो आई थिंक इसका सही मैट्रिक हमेशा पर्सनलाइज हो सकता है, क्योंकि जैसे ये बात फैक्ट सही है कि 70% लेते हैं। मैंने भी कोचिंग ली थी। मेरे साथ जो मेरे पीयर्स हैं, जैसे आई एम इन नेशनल लॉ स्कूल, द टॉप मोस्ट NLU, टॉप मोस्ट लॉ कॉलेज इन फैक्ट इन इंडिया। मोस्ट पीपल हैव टेकन कोचिंग्स इन सम फॉर्म, बट देयर आर सर्टन पीपल जिन्होंने बिना कोचिंग भी करा है। सो आई वुड रैदर want every one of us to see it in a different way. What I mean by that is, what coaching does is it helps you in certain facets. So if I list those facets and you think कि अगर आप वो सब चीज़ें खुद कर सकते हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है. What does a coaching provide for me personally? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी गाइडेंस, क्योंकि क्लैट जैसा एग्ज़ाम होता है, या मेरे को लगता है कोई और एग्ज़ाम भी हो, वो सिर्फ मेहनत नहीं, सही जगह मेहनत करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपको लगता है कि अगर आपका कोई भाई बहन है जो NLS या फिर कोई अच्छे NLU में है, या आपको लगता है कि आपको पता है, आपका बैकग्राउंड है, आई वुड नॉट रिकमेंड इट. बट अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं, तो दैट इज स्टिल पॉसिबल, गिवन कि आप रेडी हो कि बिना, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए ऐसा नहीं होता कि वो रूटीन रोज बैठ के बिना क्लासों के बिना ट्यूशन के पढ़ ले, नहीं होती सबकी आदत. तो आई थिंक फॉर दोज पीपल कोचिंग हेल्प्स अ लॉट. बट आई वुड से इट अदरवाइज ऑल्सो कि 70% लोग जो कोचिंग करते हैं उनका भी नहीं होता. तो इट्स नॉट लाइक कि कोचिंग, क्योंकि जब नए नए सोचते हैं कि आज क्लैट करेंगे, तो सब सोचते हैं कि कोचिंग में एडमिशन ले लिया, ये टॉप कोचिंग है, इसके बहुत ऐड देखे और इसमें ले लेंगे तो हमारा हो ही जाएगा. बट आई थिंक ये काफ़ी बार लोग समझते नहीं है कि कोचिंग में पार्ट, मतलब इनरोल करना इज़ नॉट योर वर्क डन. 70% करते हैं, बट उसमें जो करते हैं कोचिंग में इनरोल, उनमें से भी 70 या 80%, इनफैक्ट इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, लोगों का नहीं होता. तो अगर आप में वो सर्टन स्किल्स हैं जो, तो आप उस 30% में भी आ सकते हो जो बिना कोचिंग के कर ले. और अगर आप में वो नहीं है और वो आप डेवलप करने की कोशिश नहीं करते, तो चाहे आप वो कोचिंग कर लो तो भी आप वो 80% में रह जाओगे. तो वो स्किल्स है. बट पर्सनली मैं अगर किसी को वेरी ऑनेस्ट एडवाइस करूं, डिपेंडिंग ऑन बैकग्राउंड, फाइनेंशियल सिचुएशन, आई थिंक कोचिंग हेल्प्स. एंड कोचिंग से ज़्यादा गाइडेंस, मेंटरशिप रियली हेल्प्स. अच्छा, ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लैट एंड एलिट? सो क्लैट एंड एलिट, अगर आप इन एग्ज़ाम्स को देखें तो इनमें मेजरली, मतलब क्लैट और एलिट में एक डिफरेंस ये है कि सेक्शन की हेडिंग्स क्या हैं, थोड़े स्पेसिफिक, वो मैं आता हूँ उस बात पे. बट अगर हम पहले क्लैट को देखें, तो क्लैट में 5 सेक्शंस होते हैं, 120 मिनट होते हैं आपके पास पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और आपके पास 120 क्वेश्चन, 120 मिनट होते हैं, और 5 सेक्शन होते हैं. 5 सेक्शन में पहला सेक्शन होता है इंग्लिश, जिसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं. सेकेंड सेक्शन होता है GK जनरल नॉलेज. थर्ड सेक्शन होता है लीगल रीजनिंग. फोर्थ सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग. और फिफ्थ सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, विच इज़ मोर लाइक मैथ्स. अब इन सेक्शंस का सबका अपना अपना रीज़न होता है, तरीका. इंग्लिश वाला सेक्शन के लिए आपको वोकैबुलरी चाहिए होती है, ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं थोड़े बहुत, बट मेजरली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है. और जो लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, दैट इज़ अबाउट कि जैसे अगर जो क्लैट का पूरा पैटर्न है, और इनफैक्ट एलिट में भी मेजरली यही है. एलिट में अगर एक बार बोल दूं तो सेक्शंस आर इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड GK. उसमें लीगल रीजनिंग आती है, बट वो थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में आ जाती है, उनको क्लियर डिमार्केशन नहीं है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि व्हेन आई से लीगल रीजनिंग, इसका ये मतलब नहीं है जैसे लॉ स्कूल में आप याद करते हो कि वेयर एक्ट में क्या सेक्शन था, या फिर कौन सा केस लॉ एप्लीकेबल है. ये वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते, विच इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक अबाउट क्लैट ऑल्सो. ये एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि आपको एक पैसेज देंगे हम, जिसमें लॉ लिखा होगा, और उसके बाद हम आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देंगे. तो क्या आप, अगर मैं आपको कुछ दूं कि ये लॉ है, आप क्या इसे पढ़ के इंटरप्रेट करके अप्लाई कर सकते हैं? दैट इज द स्किल दे आर फाइंडिंग. दे आर नॉट फाइंडिंग योर स्किल विच इज टू लर्न, टू रिमेंबर. दैट इज वाई क्लैट ऐसा एग्जाम है, अगर आप सही से प्रिपरेशन करो तो 2 महीने भी बहुत हैं उसके लिए. क्योंकि अगर वो स्किल की बात है, आप स्किल कितने टाइम में, अगर आप 2 साल भी मेहनत करके वो स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे, कि क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट हैं स्कूल वाले से, विच आई रियली लाइक्ड अबाउट इट, एंड मेरा इंटरेस्ट भी इससे डेवलप हुआ कि इसमें मेरे को अपने आप को एनालिटिकली चैलेंज करना पड़ रहा है, ना कि सिर्फ ये कि जिसने ज़्यादा याद कर लिया उसको हो गया. तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट, जो मेरे हिसाब से कुछ जो व्यूअर्स अगर सोचे भी देने का, तो आई वुड से कि दैट इज़ समथिंग जो एक बेनिफिट भी है. ऑब्वियसली थोड़ा एग्जाम इलिटिस्ट भी हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश में सारे पैसेजेस होते हैं, काफ़ी रीड करना पड़ता है, जिनकी रीडिंग की हैबिट नहीं होती उनके लिए हार्ड होता है. बट मेरी भी एज सच कोई खास रीडिंग हैबिट थी नहीं पहले, तो ये सब चीज़ें डेवलप हो सकती है. बट
ये कुछ कोर स्किल्स हैं जो एग्जाम का पैटर्न के साथ रिलेट करते हैं। ओके, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट होता है, तो जनरली ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ा टफ होता है, तो आपको भी लगता है कि ऐसा है या फिर ये हर स्टूडेंट के लिए वेरी करता है? आई मीन हर स्टूडेंट के लिए ऑब्वियसली थोड़ा तो डिफरेंट होता ही है, क्योंकि जैसे जो 5वां सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाला, वो शायद उन्होंने एग्जाम से हटा दिया है थोड़ा सा, क्योंकि वो खुद थोड़े क्लियर नहीं है। बट जनरली अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट और सैम्पल वगैरह जब अगर लेते हैं तो वो वाला सेक्शन एक्चुअली लोगों को परेशान करता है, क्योंकि दैट इज मैथ्स एंड दैट इज नॉट मैथ्स वाला मैथ्स। जैसे स्कूल की मैथ्स ऑल्सो, आई हैव दिस व्यू, थोड़ा मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल ही है, विच इज कि स्कूल वाली मैथ्स भी एक तरीके से याद ही करनी होती है आपको। एक एक्सरसाइज होती है, उसको एक सर्टन पैटर्न होता है सॉल्व करने का, कि पहले ये कर दो वो कर दो, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वर्सेस क्लैट वाली मैथ्स जो है ना, दैट इज नॉट एज डायरेक्ट। उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन को भी इंटरप्रेट कैसे करना है, या क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के साथ वो इंगेज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो वाला जो सेक्शन है, चाहे वो 10 मार्क का ही है 120 में से, बट वो लोगों को सबसे हार्ड लगता है। रही बात बाकी सेक्शंस की, तो जैसे मेरे को जीके कम पसंद था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मेरे को याद करने वाली चीज़ों से आई जनरली शाय अवे फ्रॉम, मतलब मेरे को, क्योंकि पर जीके में आपको याद तो करना ही पड़ेगा। और बाकी लॉजिकल रीजनिंग, अगर मैं प्योरली उस स्टैंड पॉइंट से बताऊं कि हार्ड कौन सा सेक्शन है, तो आई थिंक लॉजिकल रीजनिंग इज द हार्डर सेक्शन, क्योंकि उसमें नुआंसेस हैं, कि उसमें क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। कि अगर एक पैसेज है क्लाइमेट चेंज पे, तो उसके बाद क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन्स द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग वीकन्स द पैसेज, व्हाट इज एन इन्फ्रेंस यू कैन गैदर फ्रॉम द पैसेज। तो जैसे अगर मैं इन सब सवालों के लिए मेरे को इंगेज करना पड़ेगा, इनके लिए मैं याद करके नहीं जा सकता पहले, तो वो इस वजह से उसमें फ्लक्चुएशन का भी बहुत स्कोप होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार लॉजिकल रीजनिंग कर ली तो हो गया मेरे क्लैट के एक हफ्ते पहले भी 30 में से 15 मार्क आ रहे, मतलब 30 नहीं शायद 24 का हो गया था बाद में रिड्यूस होने के बाद, बट 24 में से मेरे एक बार 12 नंबर भी आए थे एग्जाम से एक हफ्ते पहले किसी मॉक में, बट एग्जाम में मेरे 24 में से 24 थे। क्योंकि हर एग्जाम और हर एक को न्यू अपॉर्चुनिटी, वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी में इतना रीच कर गया था कि मेरे को खुद मैं बाद में निकालने लग गया था कि जिसने क्वेश्चन बनाया उसने इतना दिमाग नहीं लगाया, कि वो खुद ही ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। तो वो टेक्निकलिटीज़ वाली बात काफ़ी है इन सेक्शंस में। थोड़ी इंग्लिश मैं समझता हूँ सबसे आसान सेक्शन है, क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट है, कि अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आपने अपनी वोकैबुलरी पे काम किया है, तो वो हो सकता है। ये आपकी बड़ी अच्छी बात लगी मुझे कि आपने जो बताया कि आपने जो लास्ट मॉक लिया था 1 वीक पहले एग्ज़ाम से, उसमें आपके काफ़ी कम मार्क्स आए, लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ उसमें आपके 100% मार्क्स स्कोर किए आपने। तो ये मैं स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी तैयारी थ्रू आउट द ईयर है, तो अगर आपका एक आध वीक पहले कोई मॉक हिल भी जाता है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन द एग्ज़ाम अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आपकी जो तैयारी है वो काम आ जाती है। तो विपुल, मैंने कहीं पढ़ा कि जो टॉपर्स होते हैं वो करीब 50-60 मॉक्स देते हैं फाइनल एग्ज़ाम से पहले। सो आपको क्या लगता है कि क्या आइडियल नंबर है मॉक टेस्ट का जिससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए? मतलब मैंने पर्सनली 150 मॉक्स दिए हैं, तो आई थिंक इसमें ना एक बहुत बड़ी मतलब क्लैरिफिकेशन भी अगर दी जाए, तो लोग है ना समझते नहीं है कि मॉक होता क्या है। अगर हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए कि एप्लीकेशन क्या है। जैसे अगर आज मैं कोचिंग गया, मेरे को टीचर ने पढ़ाया कि स्ट्रेंथन करने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है कि मैं अगर एक सर्वे दे दूँ कि 60% पीपल फील, एक सर्वे है कि अगर हम 60% शायद ट्रीज खत्म हो जाएंगे इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, अगर हम ऐसे ही मतलब पेपर वाली करते रहे, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन हो तो ये अच्छा ऑप्शन है। पर मैं जब तक वो पैसेज के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो अप्लाई नहीं करूँगा, तो वो कभी मेरे को एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं होगी। मॉक वो अपॉर्चुनिटी देता है मेरे को करने की। मॉक में क्या है, मेरे पास टाइम बाउंडेशन भी है, मेरे पास इन्वायरमेंट भी है, और मेरे को आखिर में तो एग्जाम ही क्लियर करना है। मतलब पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट, कंसेप्ट क्लियर करना इज इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑफ अ प्रैग्मेटिक व्यू इज कि एग्जाम क्लियर करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस वाले पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपको ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप वो अच्छे से अटेम्प्ट करें, और उसमें क्या टैक्टिक्स होती हैं, आपके लिए क्या सूट करता है, कि पहले मैं ये क्वेश्चन करूं, इसमें टाइम लग रहा है, तो वो मॉक से सीखते हैं। बट मैंने जैसे अपनी 11th सेक्शन से स्टार्ट कर दिया था करना, तो मैंने एक बार ऐसे ही क्लैट
मतलब जब बाकी मेरे से सीनियर जो 12th वाले दे रहे थे, तो मैंने भी ऐसे देखने के लिए देकर दिया था, तो मेरी रैंक इतनी थी कि मेरे को फिर भी 100 मतलब नेशनल लॉ स्कूल तक मिल सकती थी। तो जबकि मैंने दिए 42 मार्क्स ही थे उस साल। तो पॉइंट इज कि नंबर ऑफ मार्क्स नहीं मैटर करते, क्वालिटी मैटर करती। अगर आपने सिर्फ पेपर दे दिया और उसके नंबर देख के आगे बढ़ गए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने 150 मार्क दिए, उसमें से मैंने पहले 10 मार्क में कभी एनालाइज ही नहीं किया। मैंने पहला मॉक दिया, मेरे 70 मार्क्स आए, तो वो बहुत हाई होते थे क्योंकि जनरली लोग 30-40 से स्टार्ट करते थे। तो मेरे को लगा मैं 11th में ही 70 मार्क्स ला रहा हूँ, तो अब तो क्या ही है, हो ही जाएगा। तो मैंने कभी खोल के ही नहीं देखे। पर फिर मैंने देखा 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैं तो 70 पे ही हूँ। तो फिर मैंने जब एक बार खोल के देखा वापस 10 मॉक तक मैंने एक बार भी चेक नहीं किया कि देख लिए कितने नंबर आए, बात खत्म। पर फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आज के बाद मैं कभी ऐसा मॉक नहीं दूंगा जिसको मैंने चेक नहीं किया या रिव्यू नहीं किया, एनालाइज नहीं किया। तो उसमें क्या करते हो कि आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आंसर की पढ़ते हो, क्यों गलत किया। तो मैंने जब उसके बाद 140 मॉक दिए तो उनमें से एक भी मॉक ऐसा नहीं था जो मैंने एनालाइज नहीं किया। क्योंकि लोग काफ़ी गलती करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है कि सिर्फ पेपर दे दिया, क्योंकि देने से वैल्यू ऐड नहीं होगी। वैल्यू एडिशन आपका तभी है जब आप उससे दे के सीखोगे। और आपने उसमें जो बात ऐड की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वो टेस्ट दे भी रहे हैं तो उसके बाद अगर आप उसे एनालाइज नहीं कर रहे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। सो आपने जो भी टेस्ट दिया उसको आप एनालाइज करें कि आपने कहाँ गलती की और उसको उसी टाइम आप इम्प्रूव कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, विच इज़ कॉलेज काउंसलिंग एंड एडमिशंस। सो विपुल, अब आप ये बताएं कि जब आपको पता चला कि आपकी 21st रैंक आई और आप एग्ज़ाम टॉपर्स में शामिल हैं तो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने मेरे 2 साल इस चीज़ को दिए थे, विच इज़ अ वेरी बिग कमिटमेंट अगर आप 11th-12th में होते हो। कि आगे बहुत चीज़ें हैं, आपके दोस्त हैं, आपके और कमिटमेंट्स हैं, पढ़ाई-लिखाई स्कूल की भी है और बाकी भी बहुत चीज़ें होती है। बट जब रिज़ल्ट आया तो दैट डे मतलब फाइनली लगा कि कुछ तो अचीव हुआ है, क्योंकि इस चीज़ पे मैंने बहुत मेहनत करी थी। तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है और ये है कि ये इससे सबसे बड़ी बात, माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी एंड दिस इज समथिंग विच आई वांट टू डू, और मैंने अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी अफोर्ड करी है खुद की मेहनत से। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग विन फॉर मी। प्लस आई थिंक कि क्लैट क्लियर करने का एक बहुत अच्छा बेनिफिट अगर कोई वैसे सुनना चाहे तो ये है कि क्लैट का रिजल्ट दिसंबर में आ जाता है और आपको कॉलेज जाना पड़ता है जुलाई में। एंड एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक गैप इन द इवन यूट्यूब में मैं कहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह मैं भी सुनता था, कि वो ये इस वाले फेज़ की कोई बात नहीं करता। आपके पास इसका भी बात है कि आपने एग्ज़ाम कैसे दिया, सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद भी ये वाला फेज़ होता है ना, और जब कॉलेज ट्रांजिशन वाला फेज़ है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला बेनिफिट है ना, कभी किसी और एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। जैसे आई एन्जॉयड माई ग्रेजुएशन थ्रू आउट। मैंने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे से दिए, मेरी बोर्ड में परसेंटेज अच्छी आई, जबकि ना मैंने स्कूल में कभी ध्यान दिया इतना 11th-12th में, क्योंकि मैं क्लैट पे फोकस था, और ना मैंने कभी ट्यूशन्स करी। फिर भी मेरी 12th की परसेंटेज मतलब कोई कम तो नहीं थी। मेरी 95% टॉप 5 सब्जेक्ट्स और टॉप 4 सब्जेक्ट्स 97%। एंड दैट टू वाज बिकॉज मेरे पास मैथ्स थी। मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को बोला था कि तुम्हें मैथ्स रखनी पड़ेगी, तो मैंने उनकी बात मानी कि मैं मैथ्स रखूँगा। वरना क्योंकि मेरे को है ना एक चीज़ समझ आ गई थी कि एक बार ये हो जाए ना, तो फिर मैं बाकी सारी चीज़ों को प्रायोरिटी दे सकता हूँ। तो फिर उन 6 महीनों में मैंने अपने बाकी चीज़ें भी करी, मैंने अपने स्पोर्ट्स भी खेला, रिलैक्स भी किया, ट्रिप्स पे भी गया, पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड किया, बोर्ड्स भी दिए, ग्रेजुएशन डे भी अच्छे से एंजॉय किया, फ्रेंड्स के साथ भी रहा। तो वो 6 महीने वाला पीरियड है ना, ये बाकी किसी एग्ज़ाम में नहीं मिलता, जेईई में नहीं मिलता, नीट में नहीं मिलता, क्योंकि काउंसलिंग कॉलेज स्टार्ट हमें 6 महीने का पीरियड मिल जाता है। तो वो बहुत बहुत अच्छा पीरियड होता है। अब आप ये बताएं कि रिजल्ट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? मेरी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जो है और जो आपकी प्रिपरेशन है, दैट इज़ नॉट द एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन एट ऑल। क्योंकि जो मेरी 2 साल की मेहनत है, उसको आप एक एग्ज़ाम के 120 मिनट में आप दिखा ही नहीं सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैं तो आई वुड गो टू एन एक्सटेंट एंड से कि मेरा पेपर इतना अच्छा भी नहीं गया था, क्योंकि जो मैंने जिस साल पेपर दिया उस साल पेपर थोड़ा आसान आ गया था और पेपर में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो मेरे साथ तो उल्टा, अगर पेपर हार्ड हो क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, तो उनको एडवांटेज तब होता है ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों को जब पेपर हार्ड आता है। बट फिर भी मेरे को लगता है कि अगर आप वो कर लो ना कि इतनी मेहनत कर लो, या जब आपको पता है कि आपकी कोचिंग में एक सर्टन रैंक आ रही है, आपके पिछले साल भी आप अच्छा कर रहे थे,
तो एक सर्टेनिटी तो हो जाती है। तो मेरे को था कि नेशनल लॉ स्कूल तक मेरा एम था कि मेरे को एनएलएस जाना है, एनएलएस बैंगलोर। बट इतना तो पता था कि चाहे अगर मेरा पेपर खराब भी चला जाए तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर मेरी 100 के अंडर रैंक आ रही है तो 3000 रैंक आ जाएगी। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि टॉप 300 से ज़्यादा तो नीचे नहीं जाएगी अगर मेरा पेपर खराब भी गया तो। ओके, तो मुझे लगता है आपका ये जो कॉन्फिडेंस था, इसका रीज़न रहा होगा आपकी कंसिस्टेंसी और एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जैसा आपने मेंशन किया। अब बात करते हैं कॉलेज काउंसलिंग की, जो कि सेंट्रलाइज्ड है और मेरिट कम प्रेफरेंस बेसिस पे है। तो आप ये बताएं कि आपकी क्या चॉइसेस थी और ये काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है? तो मेरे साल में थोड़ा डिफरेंट था जो अब हो गया है उससे। तो मेरे साल में क्या था कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट पहले भरनी होती थी एग्ज़ाम से भी, एग्ज़ाम देने से पहले ही प्रेफरेंस लिस्ट भर देते हो आप। तो जब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट लिस्ट जब आई तो मेरी फर्स्ट लिस्ट में ही नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर मिल गया, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो प्रेफरेंस कम मेरिट क्या होता है, या मेरिट कम प्रेफरेंस क्या होता है कि जैसे अगर मेरी रैंक 21 है, अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर की जगह अगर मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर सर्च मतलब अपनी प्रेफरेंस भरी होती, तो उसमें वो सब एक पूल बनेगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, और उस हिसाब से रैंक वाइज, जैसे मेरा रैंक उन्होंने देखा कि 21 है, मेरी प्रायोरिटी 1 है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। तो वो एनएलयू जोधपुर की जब लिस्ट बनेगी तो उसमें सबसे पहले देखेंगे कि अगर मेरी रैंक इतनी है जो एनएलयू जोधपुर को सेटिस्फाई करती है, तो फिर मेरी प्रेफरेंस आ जाएगी कि मेरिट के बाद मेरी प्रेफरेंस आ रही है एनएलयू जोधपुर। फिर जो मैंने भरी उसके हिसाब से सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स की एनएलएस होती है। तो एनएलएस के लिए आपको उस हिसाब से प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। अब शायद काउंसलिंग का एक थोड़ा सा चेंज आ गया है कि अब एग्जाम के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस भरना पड़ता है। तो उसमें भी एक लंबा ड्रॉन आउट प्रोसेस होता है डिपेंडिंग आपकी रैंक क्या है। अ, जैसे अगर आपकी रैंक थोड़ी सी कम है तो आपके पास स्कोप भी है कि वैकेंसी लिस्ट वगैरह में आप अप्लाई करें। बट अगर वैकेंसी लिस्ट वगैरह अप्लाई नहीं करना तो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है उससे होगा। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड कॉलेज एक्सपीरियंस, आप ये बताएं कि एनएलयूज और प्राइवेट कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है? मतलब ऑब्वियसली मैं एनएलयूज को सपोर्ट करूंगा क्योंकि मैं उनमें से हूँ। बट इवन इफ आई ट्राई टू गिव अ नॉन बायस्ड व्यू, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो इस पूरे एनएलयू इकोसिस्टम की ग्रोथ का रीज़न है वो है ये 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम। तो आप जैसे देखते होगे अगर आपके पेरेंट्स और वो, तो उस वाले टाइम में शायद 3 ईयर वाले कोर्सेज वाले लोग ज़्यादा लॉ करते थे। बट अब क्या ये स्कूल से डायरेक्टली बच्चे लॉ की फील्ड में घुस पा रहे हैं। तो इनका क्या फ़ायदा है, एनएलयूज का सबसे बड़ा सेलिंग प्रपोजिशन इज कॉर्पोरेट लॉ। मतलब क्योंकि इन सब इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली लॉ फर्म्स जो होती हैं जिनमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है, और मतलब एमएनए, मर्जर्स, कंपटीशन लॉ, ये सारे जो फील्ड्स होते हैं ये वाली डायरेक्टली हायर करती हैं इनसे। तो वो अपॉर्चुनिटी शायद प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को मिले ही ना, जो यहाँ पे प्लेसमेंट से मिलती है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी तो वो है। तो इसमें आपको अच्छा एलपीए पैकेज मिलता है। उसके अलावा भी मतलब ये तो बहुत एक्सटीरियर अंडरस्टैंडिंग है। उसके अलावा इन कॉलेजेस का क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लर्निंग एटमॉस्फेयर अच्छा है, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मेरे को पर्सनली फील होता है कि प्रोफेसर्स एक कॉलेज में कैसे हैं या उस कॉलेज में पीयर लर्निंग कैसी है, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है आपकी ग्रोथ में। क्योंकि अगर आप देखोगे ही नहीं कि आपके पास वाला कैसे कर रहा है या आपको पढ़ाने वाले के पास क्या क्वालिफिकेशन है, तो आपकी ग्रोथ भी एक सर्टेन पॉइंट पे लिमिट हो जाएगी। तो वो सब अपॉर्चुनिटीज़ एनएलयूज को मिलती हैं। कुछ और कॉलेजेस भी हैं जो अच्छी है, जैसे सिम्बायोसिस इज़ अ गुड कॉलेज, जिंदल इज़ अ गुड कॉलेज। बट मेजरली जो एनएलयूज हैं उसमें भी टॉप 5 खासकर उनकी वैल्यू ही अलग है। टॉप 5 डिपेंड्स ऑन आप कहाँ पे रहते हो इन अ सर्टेन वे। जैसे टॉप 3 इज डिसाइडेड विच इज़ एनएलएस नंबर 1, फिर नालसार विच इज़ इन हैदराबाद, या एनएलयू दिल्ली विच इज़ थ्रू एलिट वाला एग्जाम। फिर आते हैं, जैसे मेरी पर्सनल प्रेफरेंस वाज एनएलयू जोधपुर एज माई थर्ड प्रेफरेंस। कुछ लोगों को जो उस साइड रहते हैं उनको एनयूजेएस कोलकाता ज़्यादा पसंद आता है, और कुछ लोग जो थोड़ा सेंट्रल इंडिया में रहते हैं उनको एनएलयू भोपाल ज़्यादा पसंद आता है, और एक जीएनएलयू और मान लो। तो ये वाले ये वाले हैं, ये थोड़े से एक्सटेंडेड टियर 1 मान लो आप अगर एनएलयूज की बात कर रहे हो तो ये वाले हैं जो एकदम फ्लैगशिप एनएलयूज हैं, जिनके लिए आपको अराउंड रैंक 450 तक ही लानी पड़ेगी। उसके बाद जो है उसके बाद न्यू अपकमिंग एनएलयूज जो
और एनएलयूज हैं जैसे पटियाला में हैं, तमिलनाडु में हैं, विशाखापट्टनम में हैं, तो उनके लिए आपको काउंसलिंग मिलती है। ओके, सो अब आप ये बताएं कि अगर किसी को एनएलयू या कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज ना मिले, एंड फॉर दैट मैटर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन है कि इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाना चाहता है, लेकिन अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर द बेस्ट, चाहे आईआईटी को देख लें आप, चाहे आईआईएम्स की बात कर लें या एम्स की बात कर लें। सो एज कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस ये बहुत बेटर रैंक्ड हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे हैं, बट स्टिल देर इज़ नो कंपैरिजन व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूशंस लाइक दीज। सो अब आप ये बताएं कि अगर काउंसलिंग में किसी स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाता है कि उसको एनएलयू या कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो क्या उस स्टूडेंट को एक साल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर जो भी ठीक ठाक सा कॉलेज हो वहाँ से लॉ कर लेना चाहिए? मतलब इसमें अगेन मतलब मैं कॉशन देना चाहूँगा, इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली पोजीशन, योर गोल्स इन लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू डू, बट आई थिंक एक साल इज गुड इनफ और वर्थ इनफ टू गेट दैट एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दैट वी आर गेटिंग। क्योंकि आपको जो अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिल रही है, जैसे अगर मेरे पास मेरे नेशनल लॉ स्कूल एनएलएस में देयर आर सम प्रोफेसर्स who are on who are so learned, they are on panels which advise government of India on important matters, on AI, on other laws and all that. They are very from Oxford or Stanford. I get a direct access to them. और वो डायरेक्ट एक्सेस के लिए आपको अगर आप दूसरा राउट लो तो वो बहुत लंबा, बहुत आर्डुअस है, और वो मिलना फिर भी पॉसिबल नहीं है जितना मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिल रहा है कि मैं एनएलएस का स्टूडेंट हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने एक साल में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है, जैसे मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, जैसे मेरे जो रूममेट हैं, दोनों रूममेट जो मेरे कॉलेज में है, वो दोनों भी ड्रॉपर्स हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त काफ़ी सारे ड्रॉपर्स हैं। तो एनएलएस में तो काफ़ी सारे ड्रॉप लेकर आते हैं बच्चे, और टॉप लॉ कॉलेजेस में भी जाते हैं ड्रॉप लेके। तो अगर आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो तो आई थिंक इट्स वर्थ द चॉइस। कुछ लोग तो जो टियर 2 एनएलयूज में होते हैं ना, जैसे पटियाला में, लखनऊ में, वो लोग भी एग्जाम अगले साल कॉलेज में रहते हुए देते हैं ताकि वो एनएलएस या फिर नालसार आ सके। आई कंप्लीटली अग्री, बिकॉज इन द लॉन्ग रन ये एक साल मैटर नहीं करेगा, बट द क्वालिटी ऑफ कोहोर्ट दैट यू गेट इन अ बेटर इंस्टीट्यूशन, द क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स दैट यू गेट, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। आपका जो पीयर ग्रुप है वो बहुत आपको इन द लॉन्ग रन काम आता है। सो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है मेंटल स्ट्रेस एंड मोटिवेशन। तो एक स्टूडेंट लॉयर सर्वे है विच सेज कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, स्पेशली क्लैट की अगर हम बात करें, तो 70% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कभी ना कभी एक बर्नआउट वाली फीलिंग आती है, एक जो स्ट्रेस होता है वो हो जाता है। आपके साथ भी कभी हुआ? हाँ, मतलब बर्नआउट तो होता है, क्योंकि आप पहली बात तो भी आपके साथ बहुत सारी लाइफ में चीज़ें चल रही होती है, क्योंकि आपकी फ्रेंड्स भी चेंज होते हैं, स्कूल भी आपका अलग एटमॉस्फेयर है, आपको वो भी मैनेज करना है। बट आई थिंक कि क्लैट थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, मतलब क्योंकि डिफ़िकल्ट है क्लियर करना, क्योंकि लोग तो यहाँ पे भी हैं, कंपटीशन तो यहाँ पे भी है, बट नेचर ऑफ एग्ज़ाम ऐसा है कि क्लैट कंपैरेटिवली थोड़ा चिल है ट्रेडिशनल नीट जेईई से। तो आई थिंक वो थोड़ा सा आसान कर देता है आपकी चीज़। बट बर्नआउट वगैरह ये तो मैंने तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है इन सब के साथ, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था, मतलब मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया ऐसा 2 साल। तो जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो फिर भी आपके नंबर नहीं आ रहे, या आप फिर भी आप देख रहे हो कि जब मैं 1 साल से सॉल्व कर रहा हूँ फिर मेरे नंबर कम कैसे आ रहे हैं, कल मेरे इतने ज़्यादा आ रहे थे, आज इतने कम कैसे आ रहे हैं, फ्लक्चुएट कैसे हो रहा है। तो उससे बर्नआउट तो होता ही है, और मतलब इंसान को थोड़ा स्ट्रेस भी होता ही है इस बात से कि आप इतना एफर्ट डाल रहे हो तो रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है। अभी आपने कहा कि क्लैट कंपैरेटिवली चिल है, बट मैं एक डेटा देख रहा था विच सेज कि अराउंड 60,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, जिसमें से 2800 क्वालिफाइड फॉर क्लैट। सो फैक्चुअली ये इसको जेई से भी ज़्यादा टफ बना देता है, बिकॉज इट इज़ लेस देन 5% सक्सेस रेट। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई मीन ये ट्रू है, बट जैसे अब तो चलो 60,000 की जगह 80,000 लोग भी देने लग गए। आई थिंक जिस साल मैंने दिया था 75,000 पीपल गेव, तो कंपटीशन उस हिसाब से तो टफ है, बट मैं नेचर ऑफ पेपर भी एक ऐसी चीज़ है जिसे कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि दिस इज वुड बी अ
बिट अनबायस्ड ओनली, क्योंकि मैं अपने एग्जाम को कम ही कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे जेई और नीट में आपको पढ़ना भी पड़ेगा ही, मतलब बिना पढ़े आप नहीं कर सकते, क्योंकि थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग वगैरह है, तो वो आपका टाइम एफर्ट ज़्यादा लगेगा। वर्सेस क्लैट आप क्योंकि स्किल बेस्ड है, तो वो स्किल आपके ऊपर आप कितने टाइम में डेवलप करो। जबकि जेई में, क्योंकि मैंने मेरी बहन को इतनी मेहनत करते हुए देखा है, तो वो जेई वाली मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप स्मार्ट हो चाहे आप में स्किल हो। बट क्लैट में आप इसे थोड़ा सा गेम कर सकते हो, अगर आप वो एसेंशियल स्किल्स डेवलप कर लो। पेपर आपका लकी हो कि जो आपने पढ़ा जीके में वही आ गया, क्योंकि पेपर क्लियर करने के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पढ़ा वो आया। तो वो वाली चीज़ इज़ ऑल्सो अ फैक्टर जिसकी वजह से मैं बोलूँगा थोड़ा चिल है। ऑब्वियसली कंपेटिटिव पेपर कोई भी चिल नहीं होता, डिफ़िकल्ट तो होता ही है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड ऑल्सो, जैसे कुछ लोगों के लिए लैंग्वेज बैरियर इज़ अ वेरी रियल प्रॉब्लम, तो उनके लिए थोड़ा और स्ट्रेसफुल होता है। बट आई थिंक कि थोड़ा टाइम और एफर्ट डालो तो काफ़ी, और खासकर गाइडेंस सही लो, तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और काफ़ी अच्छा हो सकता है आपका आउटकम। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड देख के। आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। अब कोचिंग की बात करते हैं हम। जैसे कोटा एक हब बन गया है जेई और नीट के लिए, वैसे ही क्लैट के लिए भी क्या कोचिंग हब है किसी शहर में? आई मीन अब कोचिंग क्लासेस तो काफ़ी आ गई हैं, और मैं अब कुछ अच्छी भी हैं। मैं भी जिस कोचिंग में था वो भी अच्छी थी, और मे जयपुर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हब्स जहाँ पे है। भोपाल इज़ देयर, आई थिंक दिल्ली वगैरह में भी हैं, बट मेनली राजस्थान में भी काफ़ी कोचिंग्स है, जयपुर जोधपुर में भी। जैसे मैं जिस कोचिंग में इनरोल्ड था वो भी जयपुर और जोधपुर बेस्ड ही थी। तो आई थिंक ऑनलाइन कोचिंग्स भी आर देयर। तो आई थिंक सबका मिक्स है, क्योंकि आई थिंक एक डेटा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो बाकी जगह अवेलेबल नहीं होगा, विच इज़ कि जो एक्चुअली एनालिस्ट में हैं उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करी। क्योंकि मेरे तो वो पीयर्स हैं, तो मैं जानता हूँ उन्होंने कैसी प्रिपरेशन करी, कितनी प्रिपरेशन करी। इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि ड्रॉपर्स को इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे सारे दोस्त मेरे से ऑलमोस्ट 1 साल बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रॉप लिया था कभी ना कभी ये क्लैट के लिए। या फिर मैं देखता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी मेरे से भी बेहतर रैंक है और उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग ली थी। और मेरी क्लास में कुछ बच्चे जिन्होंने कभी आज तक की कोई कोचिंग नहीं ली। तो ये सारे हैं, बट आई वुड से दिस इज़ मोर ऑफ एन एक्सेप्शन थिंग, क्योंकि अगर अगर मैं एज्यूम करूँ कि आप एक एवरेज इंटेलिजेंस के पर्सन हो, तो फिर उसके लिए आई थिंक कोचिंग वुड बी हेल्पफुल। बट अगर आप में वो कैपेबिलिटी है, तो जैसे मैंने कहा, अगर आप में वो स्किल्स हैं, तो वो आपको, अगर आपको वो इंट्यूटिवली आ रहा है, अगर आपकी एनालिटिकल स्किल है कि आप उसे पढ़ के ही एक बार बता सकते हो कि इसमें क्या स्ट्रेंथन है, आपका लॉजिक वैसा है, क्योंकि आपने कभी ना कभी तो वो डेवलप किया होगा, चाहे पेरेंट्स से हो चाहे आपके बुक्स रीड करने से हो, तो वो है तो बिना कोचिंग के भी हो जाता है। जबकि हब तो बन रहा है आजकल कोचिंग्स का। इसमें अब जो एक ड्रास्टिक चेंज आया है वो ये है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कोटा कोचिंग के लिए आते थे, वो नंबर 50% रह गया है पिछले साल से। तो इसकी वजह से हालांकि जितनी भी इकोनॉमी एक डेवलप हो गई थी, काफ़ी लोगों की लाइवलीहुड भी डिस्टर्ब हो गई, जिन लोगों ने हॉस्टल्स बना लिए थे या जो टिफ़िन सेंटर्स थे, उनको बड़ा अफेक्ट किया है इसने। बट कमिंग टू द पॉइंट कि क्या आपको लगता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में अगर दूं, कि अगर सारे कोचिंग्स को हटा लिया जाए तो क्या प्रोफेशनल्स की जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी? क्योंकि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, आज से 25-30 साल पहले की अगर हम बात करें, तो कोचिंग सेंटर्स नहीं थे, और कुछ स्टूडेंट्स होते थे जो प्राइवेट ट्यूशन्स पे ज़रूर जाते थे, बट जनरली जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते थे, पीएमटी या पीटी उस टाइम इनको कहा जाता था, जो आज जेई या नीट है, उन एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते थे, क्या आपको लगता है कि उनकी जो प्रोफेशनल क्वालिटी थी वो कम रही होगी, और कोचिंग्स की वजह से क्या वो क्वालिटी बढ़ गई? क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोचिंग्स नहीं भी हों, तो जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो तो उतना ही होगा, और जो स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस्ड हैं, ज़्यादा कमिटमेंट के साथ कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं, वो चाहे सेल्फ स्टडी से करें या कोचिंग से करें, वो नंबर भी सेम ही रहेगा। सो डू यू थिंक कोचिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स? आई थिंक इसका अगर मैं आपको एक कॉन्ट्रेरियन आंसर दूं, तो कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी टू compete इन दैट एग्जाम इज ओनली बिकॉज दे कैन गो टू अ कोचिंग। जैसे अगर मैं आज जेवियर से हूँ, विच इज़ अ रेप्यूटेड स्कूल, मेरे पास इंग्लिश टीचर्स थे, मेरे पास अच्छी गाइडेंस थी, मेरे पेरेंट्स पढ़े काफ़ी हैं, उनके पास डिग्रीज हैं, तो मेरे लिए ये बोलना फिर भी आसान हो सकता है कि बिना कोचिंग के करो।
बट जो बच्चा शायद था कोई स्मॉलर टियर 2 या टियर 3 टाउन से, तो उसको तो शायद वो अपॉर्चुनिटी इसलिए मिल रही क्योंकि कोई कोचिंग उसको वो शायद वहाँ पे पढ़ाने का उनके पास रिसोर्स हो। इसका ये मतलब मैं बिल्कुल भी कोचिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं जिस वजह से उनको अभी चल रहा है। प्लस आई थिंक कोचिंग भी है ना, परेशान तो इंसान को फिर भी करती है, एज इन कि जैसे मैं था तो मेरे को आई हैड अ स्कूल, तो मेरी वो कोई डमी वाला सीन नहीं था। तो आई स्टार्टेड इन द, तो क्लैट में एक अच्छी चीज़ होती है वीकेंड बैच करके, तो मैं सिर्फ वीकेंड बैच पे जाता था विच इज़ सैटरडे संडे। और उसमें लोग कहते थे कि ये तुम्हें तो कोई आता ही नहीं है, इसमें क्यों जा रहे हो, बट मैं उसमें गया, मेरी फिर भी उनसे काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे थे क्योंकि मैं अपने टाइम को यूटिलाइज इस सेंस में कर रहा था कि मैं मैक्सिमम वैल्यू, जैसे मैं जब भी कुछ भी पढ़ने बैठता हूँ तो मेरा काफ़ी फंडा क्लियर है कि मैं पढ़ने वाले फेज में काफ़ी 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 मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ही बैठता हूँ। क्योंकि अगर मेरे को कोई सब्जेक्ट पसंद है, उसमें मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो उसको पढ़ने की उतनी वैल्यू है ही नहीं जितनी मेरे को जो सब्जेक्ट नहीं पसंद, जिसमें नंबर नहीं आ रहे, उसकी वैल्यू है। जैसे मैंने जो सेकंड साल लिया मेरा, उसमें मैंने इतनी जीके पढ़ी, इतनी जीके पढ़ी, जो शायद एग्जाम में मेरे इतने काम भी नहीं आई, बट आ सकती थी क्योंकि एग्जाम में मेरे को तो पता नहीं था कि क्या क्वेश्चन आएंगे। बट वो वाली चीज़ का मेरे को पता है कि वो एफर्ट लोगों ने नहीं लिया। और एक कॉम्पिटिटिव पेपर में ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कैसे करते हो। सबकी कुछ ना कुछ वीकनेस है, बट बहुत ही कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम लोग हैं जो उस वीकनेस पे काम करना चाहते हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट टास्क है। जैसे क्लैट दे रहे हो तो सबको लॉ तो करना ही है, तो लीगल रीजनिंग सबको पसंद होता है। कुछ बच्चे लीगल रीजनिंग ही पढ़े ही जा रहे हैं, या फिर इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश ही पढ़े जा रहे हैं। जो वीकनेस है उसको एड्रेस ही नहीं करते। तो कोचिंग वाले क्या है, वो वाले नच ज़रूर देते हैं कि अगर आपको पता है कि आपके साथ कोई टीचर है जो ऑब्वियसली पढ़ा रही है इतने टाइम से, तो वो बता देगी। कोचिंग में ये प्रॉब्लम भी होती है कि बच्चे आस-पास के नंबर, तेरे कितने आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं, वो मतलब उस वाली प्रॉब्लम से तो मैं काफ़ी जूझा हूँ। मतलब एक पॉइंट पे तो ऐसा हो गया था कि मैं पर्पसफुली ओएमआर पूरी भरता ही नहीं था, ताकि मेरे नंबर कम आए। क्योंकि मैं वहाँ पे सेंटर में हर जो सेकंड वाला था, उससे 10-20 नंबर ज़्यादा आ रहे थे मेरे। तो मेरे को आके बच्चे परेशान करते थे कि कैसे कर रहा है या क्या है। तो मेरे को कभी उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखी। जैसे अगर आप एक टीचर हो या आप हो कोई जिन्होंने क्लैट क्लियर किया है, अब मैं आके आपसे डिस्कस करूं कि या मेरा ये प्रॉब्लम है, इतने नंबर आ रहे हैं, तो उसकी फिर भी वैल्यू है। वर्सेस मैं मेरे एक पीयर से डिस्कस करूं जिसके भी उतने ही नंबर आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो उसका दो ही आउटकम होते हैं। या तो हम ये बोलेंगे कोचिंग ही बेकार है, किसी और कोचिंग के मॉक्स देते हैं, या फिर उसमें हम एक दूसरे की जेलसी की आज मेरे इससे ज़्यादा नंबर आ गए, क्योंकि आपको खुद पे इंप्रूव करना है, आपका कभी वो इमीडिएट कॉम्पिटिशन है ही नहीं। तो ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है करना कि आप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इससे मैं काफ़ी ग्रैपल भी करता हूँ कि नॉट एवरीवन इज़ योर कॉम्पिटिशन। तो आपको ये भी क्लियर रखना चाहिए कि अगर कोचिंग में 100 बच्चे बैठ रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो 100 के 100 आपका कॉम्पिटिशन है, और ये भी नहीं है कि सिर्फ 100 ही आपका कॉम्पिटिशन है कि आप उसमें अच्छा कर रहे हो तो आप अच्छा कर ही लोगे। दोनों हो सकता है। यहाँ पे आपने मुझे उसैन बोल्ट की याद दिला दी कि जो 100 मीटर रेस में भी अपने कॉम्पिटिटर्स को कम से कम 5-7 मीटर पीछे छोड़ देते थे। एक्चुअली क्या है, अगर आप इसे सही तरीके से करो ना, तो काफ़ी अच्छा पेपर है और काफ़ी क्लियर भी कर सकते हो अगर आप मेहनत करना चाहो और सही तरीके से करो। तो एक अप्रोच का इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स, क्योंकि ये स्किल बेस्ड है। सो ये सब स्टूडेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है जब वो तैयारी कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो आपका स्ट्रेस को मैनेज करने का क्या तरीका था जब भी आपको बर्नआउट हुआ या आपको लगा कि आप स्ट्रेस में आ रहे हैं? सो हाउ डिड यू कोप विद इट? मेरा बिगेस्ट एस्केप मतलब उस वक्त तो यही था कि मैं अपने स्कूल वाले दोस्तों से कॉल करके बात करता था। आई यूज़ टू टॉक टू माई मदर अलॉट। मैं उनको बताता था कि ये है, वो है। मैं मेरे टीचर से काफ़ी अच्छा मेरा था रिलेशनशिप में, उनसे काफ़ी शेयर करता था। मेरे हिसाब से वो वाला जो सपोर्ट सिस्टम मैंने डेवलप किया था कि मैं अपने स्कूल वाले दोस्तों को बताता था, क्योंकि उधर उनको कभी कोई जेलसी तो होगी नहीं मेरे से, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए दे वांट द बेस्ट फॉर मी। तो आई थिंक मेरे ऐसा नहीं है कि कोचिंग में कुछ दोस्त नहीं थे, वो भी काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बट मैंने जनरली अपने स्कूल वाले दोस्तों तक ही लिमिट रखा, क्योंकि आपको एक पहले ही आप एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हो, तो आपको जो रिस्पाइट मिलता है अपने पेरेंट्स से बात करके, अपने स्कूल वाले दोस्तों से बात करके, तो वो वाला मेरा मेजर एस्केप था। आई यूज टू गो टू सेंट्रल पार्क ऑलमोस्ट डेली वॉक करने, दैट वाज एन एस्केप।
थोड़ा बात कर ली कॉल पे, मेजरली दैट वाज एन एस्केप। सो सोशल लाइफ मेंटेन करना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा, डिफ़िकल्ट तो था, बट आई सी दैट एज़ एन अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। यू गेट दैट फ्रीडम ऑल्सो 11th-12th में आने के बाद कि आप इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को मज़ा आ रहा था कि मैं उन्हें मना कर रहा हूँ। ना मेरे को इतना अच्छा लगता था, बट दिस वाज़ अ कॉन्शियस चॉइस व्हिच आई मेड फॉर माई सेल्फ कि अगर मेरे को ये चाहिए तो उसके लिए कुछ तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो सोशल लाइफ़ थोड़ी सैक्रिफाइस हुई, थोड़ी सैल्वेज हुई, बट आई थिंक वो एक सबसे मतलब द वे आई रैशनलाइज इट टू माई सेल्फ इज़ कि वो मेरी खुद की चॉइस थी। तो सोशल लाइफ में मतलब आई डिडंट गो आउट विद माई फ्रेंड्स इतना, कुछ बर्थडेज भी मिस करी, कुछ और भी चीज़ें मिस करी, जो स्कूल के सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज आई कुड पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, आई लाइक्ड पार्टिसिपेटिंग, बट मेरे को लगा कि इससे बड़े और बेहतर जो अब अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, अगर वो मैं अभी वो कॉम्पिटिशन के टाइम स्पेंड करके अगर वो मैं इस पे लगाऊं तो मेरे को और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब आई रिस्पेक्ट जो लोग स्कूल वगैरह में भी अपना टाइम लगा रहे हैं, बट आई थिंक कि मेरी पर्सनल चॉइस ये थी कि आई वांट टू मैक्सिमाइज ओवर अ लॉन्ग टर्म वाला व्यू, तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ा। सो एक बात जो काफ़ी टॉपर्स से सुनने को मिलती है कि वो 14-15 घंटे हर दिन पढ़ाई करते थे। तो आपका रूटीन कैसा था? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? किस तरह का आपका एक रूटीन होता था एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए? मेरा स्टडी रूटीन वुड बी कि आई हैड अ फ्यू थिंग्स इन माई माइंड विच आई वॉन्ट टू अचीव डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन आई एम इन। जैसे जब मैं बिगनिंग कर रहा था तो मेरा रूटीन अलग था। जैसे एक ये ज़रूर रूटीन बैठ गया था कि बाद में कि सुबह उठते ही जैसे दिस इज़ कि मैं स्कूल नहीं गया वैसा दिन, कि सिर्फ स्कूल नहीं गया और कोचिंग गया हूँ मैं शाम को। मैंने बाद में सेकेंड ईयर में अपने कोचिंग जाना भी बंद कर दिया था मोस्टली। सिर्फ जो टीचर मेरे को चाहिए होता था पढ़ने के लिए मैं उसमें ही जाता था, कि मेरे को ये सब्जेक्ट का पढ़ना है तो ही जाता था, वरना मैं नहीं जाता था। तो जैसे मैं सुबह उठा तो आई यूज़ टू रीड हिंदू डेली। आई हिंदू के बाद आई डिडंट लाइक हिंदू इतना ज़्यादा, तो आई स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस। दैट आई डिड इवन आफ्टर एग्ज़ाम्स काफ़ी टाइम तक। अब मैं कोशिश करता हूँ बट टाइम नहीं मिलता, तो अभी ब्रोकन है, बट तो वो मेरा रोज़ का 40 मिनट्स देता था सुबह अखबार पढ़ना। उसके बाद आई यूज़ टू मेक अ फ्यू जीके के नोट्स, दैट वुड टेक मी अनदर आवर। देन उसके बाद आई यूज़ टू कैलकुलेट कि मेरे को 12 बजे से पहले इतने घंटे प्रोडक्टिव रखने हैं, इतने घंटे इसके बाद इतना कुछ करना है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे लिए ये वर्क करता था, कुछ के लिए नहीं करता, बट मेरे लिए था कि मेरे को एक 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आज। अगेन इट डिपेंडेड कि कहाँ पे हूँ मैं प्रिपरेशन के, क्या मेरे को आज मॉक देना है, क्या मेरी क्लास है, क्या मेरे नोट्स लैग बिहाइंड है। बट फिर मैं जीके रिवीजन करता था रोज़, जो बहुत ही मुश्किल टास्क था, बट फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद मेरा ये था कि अगर मैंने जीके रिवीजन आज अभी मैंने शुरू में सुबह नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज मेरे को दिख रहा था कि ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई हेटेड लर्निंग जीके, मतलब फैक्ट्स याद करना। बट मेरे को पता था कि अगर मैंने ये नहीं किया और मैं वही लीगल सॉल्व करे जा रहा हूँ जिसमें मैं अच्छा हूँ, तो पॉइंट नहीं है। तो मैं फिर बैठता था कि चाहे कुछ हो जाए नहीं पसंद, क्योंकि आपको कभी भी कोई एग्जाम है ना 100% पसंद नहीं आता, 80% तक एट मैक्स बहुत ही अच्छे सिनेरियो में पसंद आ जाएगा। तो वो 20% भी आपको चाहिए पर क्लियर करने के लिए। तो वो मैं पहले जैसे भी बैठ के पढ़ रहा हूँ जीके, फिर बाकी जो काम करना होता था वो करता था। तो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा लॉ कॉलेज लाइफ। तो विपुल, अब आप ये बताएं कि लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? बहुत बहुत चेंज हो जाती है लॉ स्कूल की लाइफ। मेरी लॉ स्कूल की लाइफ मींस एनएलएस की लाइफ, वो थोड़ी डिफरेंट है बाकी लॉ स्कूल्स की लाइफ से, जितना मैं गेज कर पाया हूँ। एनएलएस इज़ वेरी एकेडमिकली रिगरस, बहुत डेडलाइंस, सबमिशंस, एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिशन्स, बहुत कुछ चलता है। तो मतलब फर्स्ट ईयर थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर मैं जानता हूँ कितना हार्ड था मेरे लिए पर्सनली। काफ़ी कुछ नई चीज़ें होती है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आप घर से डायरेक्टली जा रहे हो, तो वो वाला नई चीज़ कि आप रूममेट्स के साथ रहना सीख रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, और उसके बीच में ये सारी एकेडमिक रिगर वगैरह। जैसे मैंने बोल दिया कि प्रोफ़ेसर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट वो प्रोफ़ेसर्स अच्छे हैं तो उसकी ये भी है कि फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी हैं। अब अगर प्रोफ़ेसर ऑक्सफोर्ड या फिर कोलंबिया से पढ़कर आया है, तो वो एक्सपेक्ट भी उस लेवल का ही करता है आपसे, प्रोजेक्ट उस लेवल के आंसर्स।
वो फिर आप उसको आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी सबमिट नहीं कर सकते, विच आई थिंक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू एम्फेसाइज इन दिस इंटरव्यू। जैसे सब लोग कहते हैं बच्चों को, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये वीडियो और जो भी मीडियम से देख रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि वो क्या सेलेक्ट करें। और मेरे को भी लोग कहते थे कि जब मैं 9th-10th में था कि एक्सपोजर बहुत है, एक्सपोजर बहुत है, बट कोई इतना अच्छे से बताता नहीं था कि एक्सपोजर का मतलब क्या होता है। बट आई थिंक अगर मैं 1-2 मिनट लूँ वो समझाने में कि एक्सपोजर क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसलिए देख रहे हैं कि वो अपना चॉइस क्या करें करियर की। तो क्योंकि सब लोग कहते हैं टॉप लॉ स्कूल्स या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज या जिस भी फील्ड में जाओगे तो एक्सपोजर बहुत है। बट व्हाट एक्चुअली एक्सपोजर होता क्या है? तो एक्सपोजर है इन द सेंस कि अगर मैं वहाँ पे एनएलएस में आई डू वेल, if I get a good university rank, I can go to international competitions where I compete against students who are best in their field. I can do research assistantships under professors who are, if not best, one of the best in their fields. I can do good negotiation competitions. I can do ADR, which is alternate dispute resolution, which is a very emerging field in India and all over the globe. मतलब आजकल negotiation, arbitration, mediation काफ़ी चल रहे हैं। इसके अलावा भी एक्सपोजर है कि मेरे को प्रोफेसर्स ऐसे मिल रहे हैं जो कोलंबिया में हैं या जिनको खुद को अगर ऑक्सफोर्ड गए हैं तो उन्होंने भी स्कॉलरशिप्स ली हैं। तो मैं भी उनसे पूछ सकता हूँ कि आपने कैसे ली, मेरा अगर मेरे को LOR चाहिए तो दोज पीपल आर देयर। और मेरे पीयर्स जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन कर रखे हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं वो उन्होंने कर रखे हैं। तो वो जो एक्सपोजर है ना, वो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी लोअर कॉलेज से, क्योंकि आपको अगर वो गाइडेंस है, क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया कि क्लैट में ये करो या मेरे को पता है कि ऐसे दिखना है, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कंपेयर टू आपकी खुद की ट्राइड एंड टेस्टेड। तो आपका मतलब वो आर्बिट्राज ऑफ एफर्ट है ना, वो मतलब वो डेल्टा ऑफ एफर्ट काफ़ी कम हो जाता है अगर आप सही गाइडेंस से करो। तो मेरे को लगता है एक्सपोजर इन द सेंस की गाइडेंस काफ़ी अच्छी मिल सकती है। अगर मैं आज डिसाइड करूँ कि मेरे को सपोज लिटिगेशन में कुछ करना है, तो मैं लिटिगेशन में जाऊंगा तो काफ़ी सारे एनालिस्ट के अच्छे अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, तो वो एक्सपोजर है। टॉप लॉ फर्म्स में एनालिस्ट वाले लोग हैं, ट्राई लीगल है जैसे, तो उसके फाउंडर्स भी एनालिस्ट वाले ही हैं। तो ऑल दैट इज़ या फिर आजकल तो जजेस जुडिशरी वगैरह में भी एनालिस्ट वाले जाने लग गए। तो दैट एक्सपोजर या दैट एक्सेस इज समथिंग विच इज़ द रीज़न टू वर्क फॉर दिस एग्जाम एंड वर्क फॉर दिस करियर। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कॉलेज के अंडर एक चीज़ जो मेरे को मोटिवेट भी करती है अभी भी इतना स्ट्रगल और ये करने में कॉलेज में, इस बिकॉज मेरे को है ना, हमेशा मेरी थोड़ी पेरेंट्स से भी कभी कभार झगड़ा होता था स्कूल लाइफ में, क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं था कि मतलब अगर आई एम स्टडिंग 9th या 8th क्लास में ज़्यादा, तो एट द एंड मेरे अगर 95% भी आ गए तो भी जिसके 70% आए वो भी सेम क्लास में अगले साल बैठता था, विच आई फाउंड इज अ बिट अनफेयर ऑल्सो। अगर कोई बंदा अच्छा कर रहा है या कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए या फिर कुछ तो मेरिटोक्रेसी का बेनिफिट होना चाहिए था। तो आई ऑलवेज फेल्ट कि फिर मैं और एफर्ट क्यों डालूँ। बट कॉलेजेस और जैसे जैसे आप और रियल लाइफ वाली चीज़ों में आते हो, इंटर्नशिप्स वगैरह में, जितना अच्छा आप करोगे उतना डायरेक्ट रिटर्न आपको है। यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर बिल्डिंग योर ओन पर्सनल थिंग। तो आई थिंक वो वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट है कि आप अगर मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो आप अगर अच्छी जगह मेहनत करोगे तो रिटर्न भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आई थिंक वो एक इंसेंटिव वाली चीज़ जो है ना, दैट इज़ देयर इन NLS एंड ऑल दीज टॉप इंस्टीट्यूशंस। नहीं, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि स्कूल लाइफ में किस तरह से अच्छे परफॉर्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। सो आवर नेक्स्ट सेक्शन इज लीगल करियर ऑप्शंस। विपुल, आप ये बताइए कि लिटिगेशन के अलावा और क्या-क्या करियर ऑप्शंस अब आ गए हैं? में आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। देयर आर पीपल, जैसे अगर आपको यू लाइक द वर्बल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, यू लाइक दैट एस्पेक्ट जिसमें आप आर्ग्यू करते हो, तो यू कैन गो इनटू लिटिगेशन। अगर आपको चाहिए कि नहीं, आई लाइक दैट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो MBA वाले लोग या इंजीनियर्स करते हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ इज़ द मोस्ट इमर्जिंग और वेल पेइंग ऑल्सो जॉब, अगर आपको उस हिसाब से देखना है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रॉमिसिंग फैक्टर फ्रॉम दीज NLUs। तो वो वाला तो एस्पेक्ट है ही। उसके अलावा जुडिशरी इज़ देयर, गवर्नमेंट एग्जाम्स आर देयर, इन हाउस काउंसिल होते हैं, जैसे आजकल जो भी सारी बड़ी फर्म्स हैं, SBI, BHEL, जो भी सारे इनकी इन हाउस लीगल टीम्स होती हैं। तो होता कॉर्पोरेट वर्क है, बट उससे थोड़ा सा टोन डाउन होता है, थोड़ा सा कंपेरेटिवली रिलैक्स्ड होता है। इनमें भी प्लेसमेंट्स होती हैं और आप ट्रिब्यूनल्स में जा सकते हो, आप
पब्लिक पॉलिसी में जा सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मेरे को रिसर्च पसंद है, मेरे को इस रिसर्च का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ लेक्चरर ही बन सकते हो। रिसर्च का ये मतलब भी है कि आप एकेडमिया में जा सकते हो, बुक्स लिख सकते हो, ऑथर बन सकते हो, जर्नलिज्म में भी जा सकते हो। आजकल तो लोग जैसे शार्क टैंक वगैरह पे आते हैं, स्टार्टअप भी कर सकते हो, बिजनेस में भी जा सकते हो, और इसके बाद फाइनेंस की डिग्री भी कर सकते हो, एमबीए भी करते हैं लोग। तो कर तो आप बहुत कुछ सकते हो, बट इस पर डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। सबसे मेजर करियर चॉइसेस आर लिटिगेशन और कॉर्पोरेट, बट और भी सब्सिडरी फील्ड्स बहुत है। जितना आप इंटरेस्ट लोगे, जितना आप अच्छा करोगे, उस हिसाब से। जैसे अब एआई एथिक्स भी एक फील्ड आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि एआई आने से अब किस तरह से लीगल फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है? I am very, very bullish on AI personally. I feel AI is something which could really transform a lot of things, and we are just scratching the surface अभी जिस point पे। Like खासकर जो भी कॉलेज स्टूडेंट होगा अभी, इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है कि लोग अभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो नॉर्मल क्लरिकल काम है दैट इज़ ऑलरेडी एलिमिनेटेड, और जितना ज़्यादा कंपाउंडिंग और डेटा, जितना ज़्यादा और डेटा होगा डेवलप, और यूसेज आएगा। सो आई थिंक रैदर देन सेइंग कि जॉब्स खा जाएगा, जॉब्स जैसे आई थिंक काफ़ी कॉमन डिस्कशन भी है, क्योंकि आजकल तो हर जगह ही चल रहा है। इट्स लाइक अ पर्सन हु नोज हाउ टू यूज AI विद नॉट नीड असिस्टेंट्स, रैदर देन कि सारी जॉब्स खा जाएगा। तो इट वुड बी अ पर्सन हु वुड यूज AI विच वुड बी ए बेटर इक्विप्ड। सो आई थिंक AI इतना आसान कर देता है। जैसे आप अगर चैट जीपीटी में अपलोड करो कि ये जजमेंट का समरी दे दो, 100 पेज के पढ़ने की जगह वो 2 मिनट में आपको पूरी समरी ला के दे रहा है। रिसर्च में AI इज़ वेरी हेल्पफुल, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, और मतलब पूरा असिस्टेंट ही हो गया है, आप ही ग्रामेटिकल 1 सेकंड में सही कर देता है। मेरे हिसाब से जो क्लरिकल काम जो था लॉ का, वो सारा बहुत ऑटोमेट हो जाएगा। एंड आई थिंक एज अ स्टूडेंट AI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रोजेक्ट्स AI से बना के सबमिट कर दो, वो भी करते हैं काफ़ी सारे लोग, बट उसके भी फिर सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, उसके भी प्रॉब्लम्स हैं। बट मेनली AI से आपका काम इतना ऑटोमेट हो सकता है, और AI खासकर जो है वो आपकी रिसर्च, और क्योंकि AI ऑल्सो गिव्स यू आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक कि AI सिर्फ और सिर्फ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके दे रहा है। तो AI जिसको यूज़ करना आता है ना, उसको काफ़ी बेनिफिट है। जैसे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको AI ढंग से यूज़ करना आता है तो नोट्स AI बना के देता है। मैंने जो पर्सनली फील किया है सेकंड ट्रिमेस्टर में मेरे, कि मैंने जो खुद ने नोट्स बनाए क्लास में सुन के, एट द एंड मैंने एग्जाम से पहले वो भी छोड़ के जो मेरी चैट जीपीटी समरीज थी वो याद करी, क्योंकि वो मोर ईजियर टू लर्न है। आई कैन इवन आस्क डाउट्स, खासकर आर्ट जो ह्यूमैनिटीज वाले BA कोर्सेज हैं उनमें। तो AI इज़ अ वेरी बिग रेवोल्यूशन। काफ़ी सारे AI लॉ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं, तो AI काफ़ी चेंज लाएगा। आपने अभी काफ़ी करियर ऑप्शंस के बारे में बताया, जैसे यूपीएससी इज़ वन ऑप्शन फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जुडिशियल सर्विसेज होता है, देन ऑफ कोर्स कॉरपोरेट लॉ है लिटिगेशन के अलावा, और एआई आने के बाद से तो अब और काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, काफ़ी नए सेक्टर्स इसमें आ रहे हैं। तो आपने क्या सोचा है, व्हाट वुड यू वांट टू डू आफ्टर एनएलएस? मेरा पर्सनली जब मैंने एनएलएस से जब लॉ डिसाइड किया था, तो आई लाइक द लिटिगेशन एस्पेक्ट ऑफ इट। सो मेरी इच्छा तो थी कि आई गॉट टू नो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड AOR, विच इज़ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सो ओनली एन AOR कैन आर्ग्यू इन सुप्रीम कोर्ट, या फिर आपको अगर आर्ग्यू करना है तो AOR का वकालतनामा जो होता है वो चाहिए होता है। तो उस मेरी इनिशियल इच्छा तो वो थी कि मैं लिटिगेशन करूँ, मैं उस वाली फील्ड में थोड़ा ग्रो करके लिटिगेशन में आगे वर्क करूँ। बट आई रियली फील कि आई डोंट वांट टू कंस्ट्रेन माई सेल्फ आज, क्योंकि काफ़ी कुछ मेरा जब 1 साल में पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। मेरे को 1 साल पहले पता भी नहीं था कि ये सब अपॉर्चुनिटी है भी, क्योंकि मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो शायद किसी और के पास नहीं है कि मैं लॉ फर्म में शायद डायरेक्टली प्लेस हो सकता हूँ। तो मेरे को वो भी अकाउंट करनी पड़ेगी कि क्या बात है कि शायद मैं थोड़ा पहले कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेके जाना चाहता हूँ। तो आई थिंक इट वुड बी जस्ट ओवर टाइम व्हाट आई वुड गेट टू अंडरस्टैंड। सो अब हम करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड विच इज़ रैपिड फायर राउंड। सो आर यू रेडी विपुल? श्योर। सो व्हाट्स द फनीएस्ट एक्सक्यूज यू हैव हर्ड फॉर स्किपिंग अ लेक्चर? मेरा रूममेट मेरे को लॉक करके आ गया, इसलिए आई कांट मेक इट टू द क्लास। If you could instantly master one legal skill,
What would that be? Writing and drafting. I think that is something which I personally need a lot of hold for. And तीन major skills ही हैं: research, writing, and speaking. I think writing is something I wanted. Okay, moot court or debating? Personally, I am a debater. I like debating. I used to debate a lot. But over time, I would say कि moot court includes the point of debate with research also. So maybe moot court. अगर आप लॉ नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? Probably CA or finance. Something on that line. Okay. What's your favorite late night snack? Late night snack depends. So there's this Just Vend machine outside hostel. उस पर depend करता है generally कि क्या है, but some chips or some sweets, probably chocolates. What's one most overused word in law school? Analytical also. हर चीज़ को analytical या descriptive, ये वाला I would say कि is too overused at this point. Okay, if we give you 3 options, what would you choose? Top corporate firm, Supreme Court judge, or Bollywood legal advisor? A Supreme Court judge, probably I would say. That's the most difficult out of all these three for a first generation lawyer like me to get. So I would say that. Fastest way to make a student angry? A law student that all law students just do is argue senselessly. They don't work, they just go and argue. That's the most easy thing, which even your parents do certain times. कि तुम्हें बस वकील just law घुमाते हैं, which is true to a certain extent, but मेहनत लगती है उसमें भी थोड़ी. Okay. So, one law that you wished existed? One law I wish existed. I think environmental law would be something which I want more strict application of, and is something I'm passionate of. So something like CSR on climate change and environmental law. 3 words that describe law school. Stressful, rigorous, enriching. An advice for CLAT aspirants. It's not that deep. मतलब I still follow this. मेरे काफ़ी seniors भी मेरे को बोलते हैं, it's just not that deep. आराम से अगर आप करो, सही चीज़ करो तो हो जाता है. Now we come to the last segment of our episode, advice to the future law aspirants. So Vipul, what is your advice to the future CLAT aspirants? I think एक चीज़ important है emphasize करने के लिए कि चाहे मैंने बोला कि एग्ज़ाम क्लियर करना और पढ़ना अलग चीज़ है, बट आई रियली एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जो क्लैट एग्ज़ाम है और जो इसका पैटर्न है वो आपको डेवलप भी करता है. तो इफ़ यू वर्क हार्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर आप ज़्यादा मॉक सॉल्व करते हो, ज़्यादा पढ़ते हो, तो दैट वुड हेल्प यू इन लाइफ ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई स्टडी मोर राइट नाउ, इफ़ आई स्टडी मोर GK या मोर लीगल रीजनिंग, that would help me. It's not like I'm studying biology and then ending up in law, which may not be very helpful. But I'm a very strong believer कि pattern of CLAT and even to a certain extent exams like IPMAT, ये analytical है, ये आपको help करते हैं. अगर आप आगे जाके debating भी करोगे तो भी आपको वही ideas आएंगे, वही views आएंगे. तो I think आप जितना ज़्यादा effort डालोगे, irrespective of the exam, आपको उतना रिटर्न मिलेगा. तो आप बस ये मत सोचो कि एग्जाम क्लियर करने के लिए विपुल ने बोल दिया इतना आसान है, सिर्फ 2 महीने ही वर्क करता हूँ. मेरे हिसाब से वर्क ज़्यादा भी करोगे, इवन अगर पेपर क्लियर ना हो, जो स्किल्स हैं वो बहुत रेलेवेंट हैं. तो मेरे हिसाब से फोकस ऑन द स्किल्स, विच इज़ माई समथिंग आई लर्न फ्रॉम माई फादर एंड माई मदर, बिकॉज उनकी भी खुद की प्रैक्टिस ही है, वो भी फर्स्ट जनरेशन ही है. तो मेरे को लगता है अगर आप स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करोगे तो एक्चुअली आपकी ओवरऑल काम बेटर होगा, रैदर देन जस्ट गोइंग बिहाइंड द नंबर्स या फिर एग्जाम क्रैक करना. ओके, वैसे तो ये क्वेश्चन शायद आपके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, बट आई वुड आस्क फॉर ऑल अदर एस्पिरेंट्स, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर यंगर सेल्फ? फॉर माई यंगर सेल्फ, आई थिंक जो मैंने मेंशन किया, बिकॉज दिस आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ स्लीप ओवर दिस, विच इज डोंट थिंक एवरीवन इज योर कॉम्पिटिशन. ये वाला प्रॉब्लम रहती है आपको थोड़ी, मतलब इफ़ आई एम बीइंग वेरी कैंडिडेट इन दिस इंटरव्यू, क्योंकि आपको ऑब्वियसली कंपेयर करते हो कि ये भी पढ़ रहा है, वो भी पढ़ रहा है, बट आपको एक पॉइंट पे समझना भी पड़ेगा कि आपका स्किल सेट डिफरेंट है, आपकी नीड्स डिफरेंट है. शायद वो जना जो 2 घंटे में कर रहा है वो एक चीज़ 2 घंटे में कर रहा है, पर आपको 4 घंटे लगा के ही हो सकती है वो, वर्सेस शायद आपको कुछ चीज़ इतनी नेचुरली आती है कि वो जना 10 घंटे भी लगा ले आपसे फिर भी बेटर नहीं कर सकता. तो आई थिंक डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एवरी वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
जो मैं अभी भी काफ़ी करता हूँ, मतलब आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन इट, बट टू माई यंगर सेल्फ फॉर श्योर आई वुड से कि नॉट एवरीवन इज़ योर कॉम्पिटिशन। लवली, थैंक यू सो मच विपुल फॉर बीइंग आवर गेस्ट। आपने जो जो बातें बताई, आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी स्टूडेंट्स लॉ एस्पिरेंट्स हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा होगा, या जो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे लॉ को अपना करियर बनाएं, उनको भी इससे काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। इट वॉज क्वाइट एन एनरिचिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर बीइंग आवर गेस्ट विपुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो ये था स्विच टॉक के लॉयर एपिसोड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने बात की एक यंग लॉ स्टूडेंट से, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने क्लैट की तैयारी की, किस तरह से स्ट्रेस मैनेज किया, कॉलेज काउंसलिंग में कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, और कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है। सो लॉ एपिसोड के सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे एक सीनियर लॉयर से, जो बताएंगे कि एज अ लॉ प्रोफेशनल लाइफ कैसी होती है। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।